नमस्ते बच्चों। आज के लेक्चर में परमाणु संरचना व आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि परमाणु संरचना के अंदर परमाणु सिद्धांत किस किसने दिया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी महर्षि कणाद की। महर्षि कणाद महर्षि कणाद के बाद डोल्टन ने, महर्षि कणाद के बाद किसने, डोल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। इसके बाद आया था बेटा थॉमसन। क्या आया था? थॉमसन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और फिर आया था नील्स बोर। क्या आया था बेटा? नील्स बोर। ये परमाणु के मॉडल थे। लेकिन मैं बात करता हूं आधुनिक मॉडल की। इसकी आधुनिक मॉडल की परमाणु संरचना, परमाणु की जो संरचना होती है उसके आधुनिक मॉडल के बारे में अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला आता है द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। क्या आता बेटा? द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। सबसे पहले ध्यान रखना, ये सिद्धांत किसने दिया था बेटा? डी ब्रोगली ने। किसने दिया बेटा? डी ब्रोगली ने यह सिद्धांत दिया। डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। दूसरा, डी ब्रोगली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। एक तो दर्शाते हैं कण की तरह, किसकी तरह? कण की तरह। और दूसरा तरंग की तरह, तरंग की तरह। दो प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, एक तो कण की तरह और दूसरा तरंग की तरह। ठीक है बच्चों। साइंटिस्ट आता है एक, जिसका नाम था बेटा प्लांक। क्या बेटा? प्लांक। प्लांक समीकरण। प्लांक समीकरण क्या कहती है? E बराबर एच न्यू। क्या होता है बेटा? E बराबर एच न्यू। यहां पर E का मतलब होता है ऊर्जा, H मतलब प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। और न्यू का मतलब होता है आवर्ती। क्या होता है बेटा? आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती। इसको समीकरण क्या कर देते हैं? फर्स्ट दे देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था बेटा? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन समीकरण क्या कहती है? E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण कितनी हो गई? 2। m का मतलब द्रव्यमान, c मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों। अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दूं? बराबर रख दूं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दूं? मैं बराबर कर दूं। तो समीकरण 1 क्या था? E बराबर एच न्यू। और समीकरण 2 क्या है? mc स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, और लैम्डा का मतलब होता है तरंग धैर्य। क्या होता है बेटा? तरंग धैर्य। ठीक है, तरंग धैर्य। तो यहां क्या हो गया? एच टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से C क्या हो गया? कैंसल। क्या बच गया? एच लैम्डा बराबर एम
सी। ठीक है बच्चों, लैम्डे को ऊपर ले लो, mc को नीचे दे दो, क्या बच जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। c क्या होता है, प्रकाश का वेग, तो c को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, v। क्या लिख सकता हूं, v। क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। और ध्यान रखना m इंटू वी को क्या बोलते हैं, संवेग। क्या बोलते हैं बेटा, संवेग। संवेग मतलब p। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। ये इक्वेशन आ गई सर, किसकी, डी ब्रोगली की। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने तरीके का व्यवहार दर्शाता है, दो तरीके का, पहला कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। ठीक है बच्चों। फिर आधुनिक सिद्धांत के अंदर दूसरा आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो उसकी स्पीड पता लगा लेंगे, लेकिन वो कहाँ घूम रहा है उसका पता नहीं लगा सकते। मतलब या तो स्थिति का पता लगाओ या संवेग का पता लगाओ, किसी एक का पता लगा सकते हैं, दोनों को आप लोग एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक बच्चों, क्या कहता है ये, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा पी को नीचे दे दो, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। तो देखो डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ क्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा पी के। मतलब डेल्टा एक्स अगर बढ़ेगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, कम। डेल्टा पी अगर बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, संवेग में अनिश्चितता, ठीक बच्चों, ये आपका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या हो गया, खत्म। देखो अगली हेडिंग आती है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या कहता है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, और श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार एक आता है साई, इसको बोलते हैं तरंग फलन। क्या बोलते हैं बेटा, तरंग फलन। और इसके अनुसार ध्यान रखना मेरी बात, ये कहता है तरंग फलन कि ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए,
ठीक है। एक आता है एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं बेटा? निर्देशांक। एम का मतलब यहां होता है द्रव्यमान। क्या है बेटा? द्रव्यमान। एच मतलब यहां होता है प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। ई का मतलब है ऊर्जा, और वी का मतलब है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, देखियो 3 टॉपिक पढ़े अभी अपन ने। क्या क्या? डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और श्रोडिंगर का समीकरण। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना श्रोडिंगर ने ही कहा था कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 99.99% होती है। किसने कहा था बेटा? श्रोडिंगर ने कहा था। क्या कहा था? किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है? 99.99% होती है। ठीक बच्चों, अब हेडिंग आती है क्वांटम संख्या। क्या है? क्वांटम संख्या। तो ध्यान रखना, क्वांटम संख्या के द्वारा क्वांटम संख्या के द्वारा ऊर्जा स्तर, कोश, उपकोश, उपकोश, अभिविन्यास, अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। की जानकारी मिलती है। ठीक है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। किससे लिखते हैं? एन से। दूसरी, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या किससे लिखते हैं? एल से। तीसरी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। किससे लिखते हैं? एम से। और चौथी आती है चक्रण क्वांटम संख्या। किससे लिखते हैं बेटा? एस से। ये 4 क्वांटम संख्या हो गई। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक बच्चों, तो अब अपन क्या करते हैं? एक एक हेडिंग को पढ़ते हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। देखो एक बार, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, किससे लिख रहे हैं? एन से। सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी खोज करी थी बोर ने। किसने करी थी? बोर। कौन है खोजकर्ता? खोजकर्ता कौन है? बोर। ठीक है। दूसरा, यह संख्या कोश व ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। ठीक है। अगला, यदि आपको कोश में कक्षक ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एन स्क्वायर। और कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन, कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो कोश कौन कौन से हैं आपको पता भी होना चाहिए। कोश कौन 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन। कोश ये n। कोश में कौन होता है? उपकोश। उपकोश में कौन होते हैं? कक्षक।
और कक्षक में कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। कक्षक में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोष कौन कौन से? के, एल, एम और ये एन, ये कोष। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3 और ये 4। उपकोष कौन कौन से हैं? 1s, इसके क्या हो जाएंगे? 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक बच्चों। s का कक्षक 1 होता है। कितना होता है? 1। यहाँ पर s का कक्षक 1, p के कक्षक 3, s का कक्षक 1, p के कक्षक 3, d के कक्षक 5। ठीक है। s का 1, p के 3, d के 5 और f के कक्षक कितने? 7। कितने बेटा? 7। ठीक है। ध्यान रखना, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8। इसमें कितने हो जाएंगे? 18। और इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 32 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 32। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ भरते हैं? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p। ये ऑर्डर चलता रहता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप लोग ये याद रखना कि k का मान अगर 1 है तो उपकोष भी 1 ही होगा और वो क्या होगा? 1s। इसका मान 2 है तो उपकोष भी 2, इसका मान 3 है तो उपकोष भी 3, इसका मान 4 है तो उपकोष भी 4। और किससे चालू होंगे? 4 से। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, सेकंड, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। कौन सी बेटा? द्विगंशीय क्वांटम, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। किससे लिखते हैं बेटा? एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको? एल से। ठीक है। तो क्वांटम संख्या होती कितने प्रकार की? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और अगली चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा। तो देखिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या, तो ये संख्या उपकोष की जानकारी देती है। किसकी? उपकोष की जानकारी देती है। उपकोष की जानकारी देती है। ठीक है बेटा। उपकोष कौन कौन से हैं? उपकोष है एस, पी, डी और एफ। ये तो हो गए आपके उपकोष। और इनके लिए एल का मान कितना होगा? 0, 1, 2 और ये 3। 0, 1, 2 और ये 3, ये उपकोष के मान हो गए। तीसरी संख्या आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे लिखते हैं? एम से। यह संख्या अभिविन्यास की जानकारी देती है। अभिविन्यास की जानकारी देती है। ठीक है। जैसे मैंने यहां लिया एस कक्षक, ये पी कक्षक, ये डी कक्षक और ये एफ कक्षक। ठीक है। यहां पर एस का कक्षक कितना होता है? 1, पी के कक्षक 3, डी के कक्षक 5, एफ के कक्षक 7। ठीक बच्चों। यहां पर एस का मान होता है कितना? 0, -1 0 +1, माइनस के 2 माइनस का 1 0 प्लस के 1 प्लस का 2, -3 -2 +1 0, सॉरी -1, ये क्या हो गया आपके पास? 0, ये +1, ये +2 और ये क्या हो गया? +3। ठीक है। अगर मैं बात करूं आकृति की, तो
इसकी आकृति क्या होती है? एस की गोलाकार, इसकी होती है डंबलाकार, इसकी होती है द्विडंबलाकार, और एफ की होती है जटिल। क्या होती है बेटा? जटिल। ठीक है। एफ की क्या होती है? जटिल। अब अपन ये देखते हैं कि अगर आपको कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है, कक्षकों की संख्या, तो क्या यूज करेंगे? 2l+1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या यूज करेंगे? 2l+1। ठीक बच्चों। और अगली हेडिंग आती है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। किससे लिखते हैं? एस से। ठीक बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है तो +1/2, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो -1/2 लेना है। ये हो गई क्वांटम संख्या की थ्योरी। ठीक बच्चों। अब अपन क्वांटम संख्या का क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। देखो देखो जैसे मैंने यहां लिया सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। ठीक है। ये लीजिए सर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये रहा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पर ध्यान रखना, ये जो 3 है ये n है, ये क्या है? l है। ठीक है। क्वांटम संख्या कितनी? 4। पहली कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n। कितने हो गए? 3। दूसरा द्विगंशीय क्वांटम संख्या, l। क्या दे रखा है? s। और l निकालने का फॉर्मूला S_P_D_F_0_1_2_3। क्या दे रखा है आपको? s की वैल्यू कितनी है? 0। ये 0। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे लिखते हैं? m से। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? कक्षकों की संख्या निकालते हैं। तो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2l+1। क्या है बेटा? 2l+1। 2 का 2, l कितना आया आपके पास? 0, +1। 2 को 0 से गुणा किया, 0, कितना बचा? 1। आंसर कितना आ गया? 1। मतलब कितना कक्षक बनेगा? 1 कक्षक बनेगा। कितना कक्षक बनेगा? 1 कक्षक बनेगा। ठीक है। ये 1 कक्षक है सर, ये 1 कक्षक। एस का कक्षक कितना है? 1। वैसे भी अपन पता लगा सकते हैं, क्या दे रखा है? एस। तो एस का कक्षक कितना होएगा? 1। पी आता तो कक्षक कितने हो जाते हैं? 3। और डी आते तो कक्षक कितने हो जाते हैं? 5। और एफ आते तो कक्षक कितने हो जाते हैं? 7। ठीक है। तो किससे चालू होता है? 0 से। ये 0 से। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये घड़ी की दिशा में कहाँ भर रहा अपन ने? देखिए कहाँ भरा अपन ने? 0 पे भरा। ये 0 पे। चौथी आती है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या s।
ये जो भर रहे हैं ये घड़ी की दिशा है। कौन सी दिशा है बेटा? घड़ी की दिशा है। अगर मैं उल्टा भरता तो घड़ी की विपरीत दिशा है, तो घड़ी की दिशा में है तो आंसर क्या आ जाएगा? +1/2। देखिए क्वेश्चन को और समझिए एक बार। अगली हेडिंग आती है इसमें द्रव्यमान संख्या। क्या होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या एक तरह से अगर मैं बताऊं तो जो परमाणु होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, जैसे परमाणु क्रमांक का मतलब आप समझते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना बेटा? आप लोगों ने ये परमाणु के नाम तो पढ़े होंगे, ठीक है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक का जस्ट दुगुना जो होता है उसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है बेटा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे देखो आप लोगों को पता है कि ये क्या है? अपना परमाणु। इसको बोलते हैं आप लोग क्या? नाभिक। ठीक है, और ध्यान रखना नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ये परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, अब हेडिंग आती है बेटा समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान। लेकिन लेकिन द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न होती है। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 2 और इसका द्रव्यमान 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। देखो 1 1 1, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन ऊपर देखो द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 2 और इसका द्रव्यमान कितना है? 3। अगर प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, तो उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन ही क्या होते हैं? एक तरह से परमाणु क्रमांक होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक होते हैं। अगले हेडिंग आती है समभारिक। समभारिक के अंदर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, जैसे यहां मैंने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8, द्रव्यमान कितना? 18। क्लोरीन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 9 और द्रव्यमान संख्या कितनी? 18। तो देखो परमाणु क्रमांक तो क्या है? ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या दोनों सेम है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग है। इसको बोलते हैं समभारिक। अगला आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की
संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है, समान होती, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे देखो, जैसे ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और यहाँ कितना ले लिया, द्रव्यमान मैंने 15। ये है आपके पास ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना है 8 और यहाँ ले लिया मैंने बेटा 16, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो वो द्रव्यमान में से क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। तो द्रव्यमान कितना है आपके पास 15 और प्रोटॉन कितने हैं 7, 15 में से 7 गए कितने आ गए 8, यहाँ पे भी 16 में से कितने गए 8, तो कितने आ गए 8। तो बताइए दोनों सेम सेम है कि नहीं है। द्रव्यमान में से अगर प्रोटॉनों की संख्या को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आ जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो बताइए इनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है या नहीं है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो इनको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है कि परमाणु के कुछ अन्य कण, परमाणु के कुछ अन्य कण। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कुछ बात करूं कि परमाणु के कण कौन कौन से हैं, परमाणु के कण, परमाणु के कण 3 हैं। पहला कौन सा है, प्रोटॉन, दूसरा कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। परमाणु के कितने कण हैं, 3, 3। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी बेटा, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, और इसकी खोज करी थी चैडविक ने। किसने खोज करी, चैडविक ने खोज करी। इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव, और ये कौन सा होता है, उदासीन। कौन सा होता है बेटा, उदासीन। ठीक है, अब इनके अलावा और कण होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक बेटा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने। मेसोन की खोज किसने करी थी, यूकावा ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने करी, पोलिंग ने। एंटी प्रोटॉन की सिगरे ने, और एंटी न्यूट्रॉन की कॉर्क ने खोज करी थी। कब करी थी, 1932, 35, 27, 55 और 56 में। ठीक है, द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन से अधिक, लेकिन प्रोटॉन से क्या होता है, कम। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कम। प्रोटॉन के समान होता है एंटी प्रोटॉन। अगला, ये न्यूट्रॉन के समान होता है। और आवेश, धनावेश, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, तीनों हो सकते हैं। मेसोन एक ऐसा कण है, मेसोन एक ऐसा कण है जिसकी खोज किसने करी थी, यूकावा ने 1935 में करी थी। इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों के तीनों चार्ज होते हैं। किसके ऊपर, मेसोन के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिनो शून्य, एंटी प्रोटॉन नेगेटिव, एंटी न्यूट्रॉन शून्य। ठीक है बेटा, तो कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर 3 कण तो होते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा भी और होते हैं, जिसके अंदर जो मेसोन होता है, जिसकी खोज यूकावा ने करी थी, उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों आवेश होते हैं। ठीक बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। पहला आता है बोरबरी योजना, बोरबरी का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि नाभिक के बाहर कक्षों में, नाभिक के बाहर कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं, बोरबरी की योजना कहते हैं। याद रखना, बोरबरी की योजना। नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर कौन कौन से कोष होते हैं, के, एल, एम, एन होते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है इसी को क्या बोलते हैं, बोरबरी का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरबरी का सिद्धांत। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उसी को क्या बोलते हैं, बोरबरी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक बेटा, अगली हेडिंग आती है इसके अंदर अपबाहु का नियम। क्या है, अपबाहु का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर अपबाहु का नियम क्या है। ठीक है, तो अपबाहु कहता है,
अपबाहु का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है बेटा? निर्माण करना। अपबाहु का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है, जैसे मेरे पास पी के कितने कक्षक है? 3। ये -1 0 और ये क्या हो गया? +1। -1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो अपबाहु क्या कहता है? अपबाहु ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर में भरेंगे और बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में भरेंगे। अपबाहु क्या कहता है? अपबाहु ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरेंगे, बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में भरेंगे। ठीक बच्चों, अब आता है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। ये कहता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। समान नहीं होता है। कितनी? 3 समान होगी। 3 समान होगी तो चौथी संख्या चौथी संख्या क्या होगी बेटा? अलग होगी। क्या होगी? अलग होगी। कैसे? देखो, जैसे ये एस का कक्षक है 1, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। एक तो है घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। तो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? +k1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है? -k1/2। क्या ये दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों संख्या सेम है क्या? नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या तो सेम हो सकती है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या हमेशा क्या रहेगी? भिन्न रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक की वैल्यू +1/2 और एक की वैल्यू क्या है? -1/2। अगली हेडिंग आती है हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुगता का नियम। हुंड क्या कहता है? ध्यान दो। हुंड ये कहता है कि जैसे मैंने ये डी कक्षक ले लिए। क्या ले लिया बेटा? डी कक्षक ले लिया। ठीक है, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, हुंड ये कहता है कि जब तक सभी रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, सभी रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। ठीक है, समान ऊर्जा वाले स्तर में रिक्त कक्षक में उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा? रिक्त कक्षक में भरा जाएगा, और जब तक सारे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक दूसरे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो सकता। तो जब तक मैं एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दूं तब तक मैं इनका युग्मन नहीं कर सकता। तो देखो, एक एक हो गए, होने के बाद में ही मैं इसका क्या कर सकता हूं? युग्मन कर सकता हूं। ठीक है बेटा, लेकिन कंडीशन क्या डाल दी? समान ऊर्जा। जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, जिन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, प्यारे बच्चों, उनको ध्यान रखना। क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जिन कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। और हुंड का भी ध्यान रखना। हुंड क्या कह रहा है कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक उनके जोड़े नहीं बना सकते हैं। अगला, n+l का नियम। क्या है? n+l का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाएंगे, उन कक्षकों में भरे जाएंगे भरे जाएंगे जिनमें जिनमें n+l का मान कम हो। यदि n+l का मान समान है समान है तो तो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे
जिनमें n का मान क्या हो बेटा, कम हो, क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे देखो ये 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s, ये कुछ कक्षक ले लिए, इनमें n प्लस एल का मान निकालता हूँ मैं, n प्लस एल का मान। ठीक है, देखो एक s के लिए क्या आ गया, 0 2 0 2 1 3 0। ठीक है, एक कितना आ गया, 1 2 3 3। नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां भरेंगे जहां पर n प्लस एल का मान क्या हो बेटा, कम हो। तो पहले कहाँ भरूंगा मैं, यहाँ पे, फिर कहाँ भरूंगा मैं, यहाँ पे। अब बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन में वहां भरूंगा जहां पर n का मान क्या हो बेटा, कम हो। तो n का मान ये रहा, कितना है 2, n का मान यहाँ 2 और यहाँ कितना है 3 है, तो कम कहाँ है, यहाँ पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में यहाँ भरूंगा। अगला अगला आता है अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। क्या होता है बेटा, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एस कक्षक की, एस कक्षक में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S2 का स्थायित्व S1 से क्या होगा, ज्यादा। बात करते हैं किसकी, पी कक्षक की। तो पी कक्षक में कितना, P6 और P3। डी कक्षक की बात करो तो डी के अंदर कितना, डी के अंदर 10 और फिर कितने 5, ये पूर्णपूरित, ये अर्धपूरित। एफ की बात करूँ तो 14 और ये कितने हो गए 7, ये पूर्णपूरित और ये क्या हो गया, अर्धपूरित। तो ध्यान रखना, अगर कोई कक्षक अर्धपूरित है, अगर कोई कक्षक पूर्णपूरित है, तो उसका स्थायित्व क्या होता है बेटा, अधिक होता है। उनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अगली हेडिंग आती है इसमें आवर्त सारणी। क्या है बेटा, आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ था। आवर्त सारणी का विकास, आवर्त सारणी का विकास। ठीक है, सबसे पहले आया था इसके अंदर प्राउस्ट। कौन आया था बेटा, प्राउस्ट, वैज्ञानिक का नाम याद रखो आप तो। दूसरा आया था डोबे राइनर, डोबे राइनर। तीसरा आया था आप लोगों के पास न्यूलैंड का अष्टक का नियम, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। चौथा आया था लोथरमेयर, लोथरमेयर। पांचवा आपको याद रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है, तत्वों के भौतिक व तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इंपोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना, आवर्ती फलन होते हैं। अब आती है इसके अंदर आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको बोलते हैं दीर्घ स्वरूप। ठीक है, तो
मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वरूप क्या कहता है, उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। और ये किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। किसने दी बेटा, हेनरी मोजले ने। दूसरा, इसके अंदर 7 आवर्त होते हैं, वह 18 वर्ग होते हैं। इसने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया। कौन कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक और कौन सा, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व। एक इसने विभाजित किया किसमें, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण धातु। एक था एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंतः संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण धातु। और ये चारों को मिला के टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। कितने हैं बेटा, 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118 तत्व हैं। अब हेडिंग आती है आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी विलगित किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी या विभव कहलाती है। विभव कहलाती है। ठीक है, ये एक ऊष्माशोषी विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है, ऊष्माशोषी विक्रिया। जैसे देखो कोई परमाणु है आपके पास ए, इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऐसे ही अपन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं जब तक वो परमाणु कौन सी अवस्था में नहीं हो, गैसीय अवस्था में नहीं हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा दे दी, आई, इसको क्या बोलते हैं, आई, आयनन एंथैल्पी। तो क्या बन गया, A+1। समझ गए होंगे कि किसी परमाणु से, परमाणु कौन सा, गैसीय, उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक। निकालने के लिए जो ऊर्जा दोगे उसी को क्या बोलोगे आप लोग, आयनन ऊर्जा कहेंगे। अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता, EA, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ध्यान रखना, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कौन सा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, ये कोई परमाणु है ए, कौन सा परमाणु है, गैसीय परमाणु है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक। तो क्या हो जाएगा, A-1, पर साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
अगली हेडिंग आती है इसके अंदर विद्युत ऋणता। क्या है बेटा? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इसका मतलब होता है आकर्षण की प्रवृत्ति। क्या है होती है बेटा? आकर्षण की प्रवृत्ति। आकर्षण की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ए प्लस है और ये क्या हो गया? बी माइनस, दोनों के बीच की आकर्षण प्रवृत्ति जो है वो क्या बना देगी? ए बी बना देगी, किसी यौगिक का निर्माण कर देगी। ठीक है बेटा, अब ये याद रखना आप लोग, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। फोन कर लो, फोन कर लो, याद रखोगे सबसे ज्यादा किसकी होती है? फोन कर लो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। बात करते हैं आयनन विभव की, तो सबसे ज्यादा होती है हीलियम की। किसकी? हीलियम की। अगली हेडिंग आती है, देखो अगली हेडिंग आती है परमाणुिक तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुिक त्रिज्या क्या होती है? देखो ये क्या हो गया बेटा? परमाणु। ये जो त्रिज्या आपको दिख रही है, इसी त्रिज्या को कौन सी त्रिज्या बोलते हैं? परमाणुिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुिक त्रिज्या। कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रम होती है। और नाभिक की त्रिज्या ये क्या है? नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस के 15 मीटर, या कितनी होती है? 1 फर्मी होती है। कितने फर्मी होती है? 1 फर्मी होती है। ये जो त्रिज्या होती है, ये कौन कौन से प्रकार की है? सह संयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, और एक त्रिज्या और है जिसका नाम है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट आती है सह संयोजक त्रिज्या। सह संयोजक त्रिज्या क्या है? देखो, एक परमाणु ये रहा और एक परमाणु ये रहा, इसकी त्रिज्या ये रही और इसकी त्रिज्या ये रही। जैसे मान लो ये परमाणु ए था, ये भी परमाणु क्या है? ए। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आर ए। इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? आर है। तो ये जो आपको दूरी दिख रही है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं अंतरनाभिकीय दूरी। क्या बोलते हैं? अंतर नाभिकीय दूरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी। तो अगर ये क्या हो गया? व्यास हो गया, और ये क्या हो गया? त्रिज्या। और व्यास होता क्या है? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया? ये व्यास किसका? डी ए का। किसके बराबर होगा? आर ए प्लस आर ए के। तो ये क्या हो गया? 2RA बराबर DAA। तो RA बराबर क्या हो गया? DAA बटेवा कितना हो गया? 2। व्यास का कितना? आधा। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा देखो क्या कह रही है? किसी तत्व के दो समान परमाणु, एक ये रहा, एकल सह संयोजक बंध, ये एकल सह संयोजक बंध से बंधित हो, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान कौन सी त्रिज्या के बराबर होता है? सह संयोजक त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ ध्यान रखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितनी होती है? 120 पिकोमीटर होती है। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड कितनी होती है? 198 पिकोमीटर होती है। ये बॉन्ड बंद लंबाई याद रखना बेटा। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर धात्विक त्रिज्या। क्या है? धात्विक त्रिज्या। क्या कह रही है? धात्विक त्रिज्या धातु जालक में, कौन से जालक में? धातु जालक में दो पास पास वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। वो का वही एक रहा, एक धातु ये रहा, ये जो दूरी है इस दूरी का आधा मान ही क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अगला वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या के अंदर देखो, एक अणु तो ये रहा, एक अणु ये रहा, ये कौन सी त्रिज्या? सह संयोजक। ये कौन सी त्रिज्या? सह संयोजक। इसको क्या कौन सी दूरी बोलते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी। इसको भी कौन सी दूरी बोलते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी। अंतरनाभिकीय दूरी, ये भी क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है
कि 2 अणुओं से आबंधित, कितने अणुओं से आबंधित? 2 अणुओं से आबंधित। एक अणु ये रहा, एक अणु और ये जो त्रिज्या आपको दिख रही है, इसी को कौन सी त्रिज्या बोलते हैं आप लोग? वान डर वाल त्रिज्या कहते हैं। कौन सी त्रिज्या कहते हैं? वान डर वाल त्रिज्या कहते हैं। अगली हेडिंग आती है इसमें आयनिक त्रिज्या। कौन सी बेटा? आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के अंदर देखो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनायन बनेगा, धनायन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। तो धनायन की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? धनायनिक त्रिज्या। और ऋणायन की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? ऋणायनिक त्रिज्या। जैसे ये सोडियम क्या होता है? 281, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बन गया? Na+। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? धनायनिक त्रिज्या। ये क्या है? Cl कितना होता है? 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्या बन गया? Cl-। ये ऋणायन है तो इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? ऋण आयनिक त्रिज्या। क्या बोलेंगे बेटा? ऋण आयनिक त्रिज्या, ऋण आयनिक त्रिज्या। ठीक बेटा। तो ये आपके कृषि विज्ञान के अंदर जो अपन कृषि रसायन पढ़ रहे थे उसके अंदर पूरा एक लेक्चर खत्म हो चुका है और उसका नाम क्या है? परमाणु संरचना व आवर्त सारणी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, क्वांटम संख्या, श्रोडिंगर इक्वेशन, हुंड का नियम, पाउली का नियम, अबाउ का नियम, N+L का नियम, आवर्त सारणी, त्रिज्या। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।